नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ है मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और जयपुर से हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार कल्याण जी। कल्याण जी, 2024 का चुनाव चल रहा है लोकसभा का, और इसमें काफी उलटफेर देखा गया है। पहला चरण भी हो चुका है, दूसरा चरण भी हो चुका है, तीसरा चरण आने वाला है 7 मई को। ये इन दो चरणों में चुनाव हुए हैं, इसमें कई चीजें सामने आई हैं। जैसे मेन मुद्दा जो है, जो युवा नहीं आ रहे हैं उनका है बेरोजगारी प्लस महंगाई। ये दो चीजें लेके अगर चल रहे हैं हमारे युवा, तो इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। जो आगे की जो और भी विधानसभा की जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें क्योंकि जो फेज आएंगे, अभी 7 फेज आउट होने आए, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि बीजेपी का जो नारा था या है वो है 400 पार का, लेकिन अब ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि बीजेपी 400 पार क्या, कुछ और भी स्टेटमेंट इनके आ रहे हैं, कुछ मीडिया वाले भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब तो हो सकता है कि ये लोकसभा में अपनी जो सहमति पुरानी थी वही तक ले जाए तो बहुत अच्छा रहे। कल्याण जी, आपका क्या आकलन है इसके बारे में? देखिए, मेरा मानना ये है कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ जुमलों पे चलती है और भ्रामक प्रचार फैलाती है। इन्होंने स्टार्टिंग में इलेक्शन से पहले 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, सारे मीडिया और सारे प्रचारकों ने बहुत जोर शोर से हवा फैलाई कि 400 पार, 400 पार। जैसे ही फेज के वोटिंग हुई, जो 19 अप्रैल को हुई थी, तो 19 अप्रैल में, और ये 400 पार को भूल गए। 400 पार को भूलकर दूसरा जुमला पकड़ लिया, मैनिफेस्टो वाला। और उसमें फिर इन्होंने चालू किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये जो भ्रामक चीजें हैं, आपकी प्रॉपर्टी ये लोग बात जब्त कर लेंगे, सर्वे करवा लेंगे और बांट देंगे। तो ये दूसरे फेज में इसकी भी पब्लिक ने हवा निकाल दी। फिर इसके बाद में तीसरा फेज 7 तारीख को है, जो 7 मई को है। अब ये नया जुमला लाए कि राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हैं, मुगलों को गालियां नहीं दे रहे हैं, और ये कई तरह के भ्रामक प्रचार, जिसमें यह है कि हिंदू मुस्लिम है, ये एक मंगलसूत्र है। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इनको ये लग रहा है कि हम पिछली बार 272 सीटें जीते थे, शायद हो सकता है हम इस बार 200 सीटों के पार भी नहीं पहुंच पाए। और सत्य यही है, ग्राउंड रिपोर्ट यही है, और पब्लिक का और मीडिया का व्यू भी यही है। मगर कुछ मीडिया, आपको छोड़कर धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप अपने मीडिया में या अपने चैनल पे सत्यता दिखाते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और सत्य कहना चाहिए, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है जो देश को चलाता है, और बहुत कुछ निर्भर करता है मीडिया पर। मीडिया बिक जाता है, मान के चलो कि देश की अर्थव्यवस्था और देश की जो प्रोग्रेस है वो नेस्त नाबूद हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि मीडिया होता है निष्पक्ष रहे, हकीकत दिखाए कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है। अब आजकल वाले मीडिया, जो मीडिया जिन्हें पब्लिक गोदी मीडिया भी कहती है, वो इस तरह के जुमले चलाते हैं सारे दिन भर कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था में जो है 5वीं अर्थव्यवस्था, 3री अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो देखिए, विश्व गुरु न तो कोई बना है, न विश्व गुरु का कोई क्राइटेरिया है, न विश्व गुरु की कोई डिग्री है कि साहब आपको बनने वाली है कि आप विश्व गुरु बन गए। तो ये चीजें तो काम करने से, प्रोग्रेस करने से होती है। आज हम है कि देश के लिए अगर कोई फाइटर प्लेन खरीदना होता है तो हम दूसरों पे निर्भर रहते हैं। अगर हमको मेट्रो ट्रेन चलानी या हमको बुलेट ट्रेन चलानी है तो हम दूसरे देशों पे निर्भर रहते हैं। हम दूसरे देशों से कोलैबोरेशन करते हैं, दूसरे देशों से कि उनके उपकरण लेते हैं, उनकी मेट्रो खरीदते हैं, उनके जहाज खरीदते हैं। तो हम कहाँ से विश्व गुरु बन जाएंगे?
क्योंकि विश्व गुरु का मतलब होता है कि आप सब देशों में सर्वश्रेष्ठ हो। तो अभी तो सर्वश्रेष्ठ की गिनती है कि आपके पास न तो कोई मेट्रो बनाने का, न आपके पास में कोई बुलेट ट्रेन चलाने का आपके पास में कुछ विजन है, न आपके पास में कोई फाइटर प्लेन का विजन है। हम अभी चाइना से खरीद रहे हैं, कभी फ्रांस से खरीद रहे हैं, कभी अमेरिका से खरीद रहे हैं, कभी और किसी से खरीद रहे हैं। तो अभी हम विश्व गुरु बनने लायक नहीं है। एक जुमले हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को गुमराह कर रहे हैं। अभी हमारे को मेन आवश्यकता है क्या कि अगर हमारी शिक्षा बेहतर हो तो हम लोग बात बेहतर हो सकते हैं, हमारा देश प्रोग्रेस कर सकता है, हमारा देश तरक्की कर सकता है। आज हम 2014 से पहले जहाँ थे उससे भी हम खिसक के नीचे आ गए। हमसे जो देश पिछड़े हुए थे वो आगे बढ़ गए। आज ये हंगर इंडेक्स में अगर देखते हैं तो हंगर इंडेक्स में हम 21वें नंबर से 117वें नंबर पे आ गए। तो ये कोई हमारी वो उपलब्धि नहीं है। हम धीरे धीरे करके रिवर्स हो रहे हैं और हमको टीवी पे दिखाया जा रहा है कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये जुमले हैं जो लोगों को भ्रामक प्रचार और भ्रामक वादे दे रहे हैं कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। अभी रिसेंटली ये कह रहे हैं कि हम 5 साल आपको फिर जो है 5 किलो आटा देंगे, 5 किलो अनाज देंगे। और उसपे भी ये इतने बेशर्म लोग हैं, इतने बेशर्म नेता है जो मंच पे खड़े होकर अपने सहपाठी से पूछते हैं कि जो फोकट में दिया जाता है तो क्या बोलते हैं आपके देश में। ये फोकट का जो जनता को ये फोकट बता रहे हैं कि फोकट में दे रहे हैं, जबकि फोकट में ये खुद खा रहे हैं। जनता की कमाई, जनता का टैक्स ये आरामखोर नेता खा रहे हैं और जनता को कहते हैं हम फोकट में दे रहे हैं इनको। तो ये चाहते हैं कि हम अगले साल पूरे 5 साल तक आगे नहीं बढ़े और ये लोग बाग हमको ऐसे 5 किलो आटा देके दुग्गी बजा के 5 किलो आटे पे हमको गुमराह करते रहे। देश की जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। पिछले इलेक्शन में 2019 में जो इलेक्शन का माहौल था, जो लोगों का जुनून था, जो लोगों का जोश था और जो लोगों को सरकार से उम्मीदें थी, वो सारी नेस्त नाबूद हो चुकी है। आज का युवा वर्ग पढ़ा लिखा है मगर उसको रोजगार नहीं है, काम नहीं है। अब ये कहते हैं सरकारी 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 की बात नहीं होती। रोजगार उसको किसी भी क्षेत्र में मिले, चाहे प्राइवेट में मिले, चाहे स्वरोजगार रोजगार मिले, चाहे सरकार का मिले, मगर कहीं तो उसको रोजगार मिले। उसको रोजगार क्या दे रहे हैं ये? उसको रोजगार दे रहे हैं कि आप गैम्बलिंग करो, सट्टा खेलो ऑनलाइन, आप सट्टा खेलो ऑनलाइन और करोड़ों रुपए कमाओ। पहले कहते थे पकौड़े चलो, अब एक नया जुमला इन्होंने दे दिया, गैम्बलिंग कंपनियों से पैसा लेके 600 करोड़ 300 करोड़ इन्होंने लेके अपनी जेबें भर ली और आज के युवा वर्ग से या युवा लोगों से कहते हैं कि आप सट्टा खेलो और उसमें करोड़ों रुपए कमाओ। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये पहली गवर्नमेंट या पहला प्रधानमंत्री होगा जो इस तरह के जो है ना लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनसे चंदा ले रहा है। एक तरफ कहते हैं कि हम जो है सनातनी है, हम गाय को अपनी माता मानते हैं, दूसरी तरफ छुपके बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे 250 करोड़ रुपए उनसे चंदा लेते हैं। आज हम बीफ एक्सपोर्ट करने में मुझे गर्व की बात नहीं है, ये बड़े शर्म की बात है कि हम सनातनी हैं, वाकई गाय को माता मानते हैं, गाय हमारी पूजनीय है और गाय हमेशा पूजनीय रही है सनातनियों के लिए। मगर उसको मरवाने के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए उन कंपनियों से पैसा ले लिया और आज हम दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करने में पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हम सनातनी भी कहलवाते हैं और गाय का बीफ भी एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा ये कि एक हब पाकिस्तानी कंपनी है, हब कंपनी, हम पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन समझते हैं, उनको विरोध करते हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं और पाकिस्तान से हम चंदा लेकर पाकिस्तानी कंपनी को रोजगार दे रहे हैं। तो ये इनके जुमले हैं, देश को बर्बाद करने की स्थितियां हैं और धीरे धीरे करके ये लोग बात पूरे देश को चाट जाएंगे। एक तरह की दीमक है और ये खोखला कर रहे हैं कि हमको एहसास नहीं हो रहा, अपने सपने दिखाए जा रहे हैं। जी कल्याण जी एक सेकंड, कल्याण जी एक सेकंड में आपको रोकूंगा। कल्याण जी ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रेजेंट पार्टी ये कह रही है कि हम संविधान चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इनके नेता ही मंच से ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि संविधान चेंज हो जाएगा, हमें 400 पार लेके जाओ। तो ये भी कुछ सुनने में आ रहा है। दूसरी चीज ये
कि आरक्षण को भी आप सामने लेके आ रहे हैं, आरक्षण भी हम खत्म करेंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। ये तो जनता है, जनता सब जानती है। अब आप बताएं सर, आप एज अ राजनीतिक पार्टी आपका क्या विश्लेषण है? देखिए आरक्षण का इनका अभी काफी विरोध हुआ। इन्होंने आरक्षण पे भाषण दिया और मंच से बोला तो उसका विरोध हुआ, और इन लोगों को लगने लगा कि हमारी कुर्सी धीरे धीरे खिसक रही है, तो इन्होंने वापस आरक्षण को कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। बाकी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आरक्षण को खत्म करने की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि आरक्षण आपको मिलता है शिक्षा में, आरक्षण आपको मिलता है नौकरियों में। जब आपके पास में सरकारी स्कूलें नहीं होगी, सरकारी संस्थान नहीं होंगे, सरकारी नौकरियां नहीं होगी, ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ये कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। भाई ये आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, दूसरे आरक्षण खत्म करने का इन्होंने प्लानिंग कर ली है। दूसरी रही बात 400 की, ये चाहते हैं कि हम संविधान को चेंज करें, और संविधान को बदलने के लिए इनको पूर्ण बहुमत चाहिए, और पूर्ण बहुमत में दोनों सदनों में चाहिए, दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी उधर भी, दोनों सदनों में। जब तक इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तब तक आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो बदल नहीं सकते। तो ये चाह रहे हैं तो पूर्ण बहुमत मिल जाए, हम जैसा चाहते हैं वैसा इसमें रद्द बदल कर ले, फिर हमारे को कोई अरेस्ट करने वाला नहीं है, कोई हमारे पे आरोप लगाने वाला नहीं है, कोई हमारे पे उंगली उठाने वाला नहीं है, और कोई हमारे को कुछ नहीं कहने वाला है। अभी रिसेंटली मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने, जो इन्हीं की पार्टी का था, बीजेपी का, उसने मोदी जी के एक स्टेटमेंट पे अपनी उंगली उठाई, विरोध दर्ज करवाया। उस व्यक्ति को पार्टी से इन लोगों ने निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो मुस्लिम व्यक्ति था और इन्होंने मुस्लिमों को लेकर कुछ विरोध किया था, या कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, जिसका उसने विरोध किया और पार्टी को अवगत करवाया। तो इन्होंने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया और 6 साल के लिए बैन कर दिया। रिसेंटली अभी इन्होंने एक नया पेपर में मैं पढ़ रहा था कि रेवन्ना, जो एच.डी. देवेगौड़ा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके पुत्र हैं, वो सेक्स स्कैंडल में इस तरह के वीडियोस बनाए हैं, इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं इनके, और इतनी बड़ी बात है, और उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में मिलाकर ये वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता कि ये पार्टियां कर क्या रही है, जिसके ऊपर 100 से भी ज्यादा सेक्स स्कैंडल के केस चल रहे हो, बलात्कार के केस चल रहे हो, जिसने औरतों की उंगलियां काटी हो, उसके वीडियोस बनाए हो, उस आदमी को आप अपनी पार्टी में ले रहे हो, अपने साथ ले रहे हो, और उसको जिताने के लिए मंच साझा कर रहे हो। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि देश जा कहाँ रहा है, देश के लिए कर क्या रहे हैं। ये चाहते हैं कि बलात्कारी और जो दूसरे लोग बाग, जो गुंडा हैं, एलिमेंट्स हैं या बदमाश आदमी है, वो लोग बाग इनकी पार्टी में रहे, उन लोगों के बलबूते पर लोगों को दबाया जाए, या लोगों पर केस किया जाए, या लोगों को अरेस्ट करके झूठे मुकदमे लगाकर उनको अरेस्ट करके हैरेसमेंट किया जाए। आज ये देश का दुर्भाग्य है कि मैं आप पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, बाकी फिर भी मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। एक आप पार्टी जो दिल्ली में काम कर रही है, वो बेईमान है या चोर है या साहूकार है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे 2 मुख्यमंत्रियों को, एक शिव सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इन लोगों को अरेस्ट करके डाल दिया है, जबकि अभी तक इनसे कोई रिकवरी नहीं हुई है, कोई एलिगेशन नहीं लगा है। सिर्फ ये है कि किसी थर्ड आदमी ने एक बयान दे दिया था कि साहब मैं उनके साथ में मिला था या मैं उनके साथ में था, उसके बिहाफ पे इन लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और पूरा इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल उनका नेस्त नाबूद कर दिया। वो पार्टी अपने प्रधानमंत्री को या अपने मुखिया को छुड़ाएगी या इलेक्शन में जाएगी। तीसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी, जो देश की नेशनल पार्टी है, उसके खाते फ्रीज कर रखे हैं, उन खातों को अभी तक कोर्ट ने खोला नहीं है। जबकि कोर्ट में जाओ, एप्लीकेशन लगाओ, वो 15 दिन 20 दिन का डेट देती है, फिर आगे 20 दिन की डेट देती है, फिर आगे 20 दिन की डेट देती है। तो ये जो है चल रहा है देश में, ये देश के लिए बहुत घातक है और इसके आगे जाके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मेरा तो मानना यही है कि इलेक्शन, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए
और बिना और अपने काम के बूते पर होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं कहता हूं जिनका टंका कहते हैं विश्व में बज रहा है, वो एक सरपंच का चुनाव होता है तो उसमें इलेक्शन की वोट की भीख मांगने चले आते हैं। एक नगर पालिका का चुनाव होता है तो उसमें मंच पे खड़े होके कहते हैं मुझे वोट दो। एक एमएलए का चुनाव होता है तो उसमें कहते हैं मुझे वोट दो। और जब गवर्नमेंट बनाने की बारी आ रही है तो वो जगह जगह वोट मांगते फिर रहे हैं और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने आज तक कभी दिए हो और आगे देगा। तो इनका नाम डेफिनेटली स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, बाकी उसके आगे ये भी लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ था जो सिर्फ झूठ बोलता था और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता था और झूठ बोल के उसने 10 साल 15 साल लोगों को गुमराह करके झूठ के राजनीति चलाकर राज किया। ये इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। ये हो सकता है शायद तीसरी बार भी आ जाए और हो सकता है पब्लिक इनके झांसे में आ जाए, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक को आगे कुछ नहीं दिखता है। 5 साल में क्या होगा किसी को पता नहीं। बाकी पब्लिक क्या है कि झूठ के झांसे में आ जाती है। जैसे एक मदारी होता है, डुगडुगी बजाता है, वो मदारी अनपढ़ होता है मगर डुगडुगी बजाने से उसके आगे पीछे चारों तरफ पढ़े लिखे लोग बाकी इकट्ठे हो जाते हैं और घंटों उसका मजमा देखते हैं और मजमा देखने के बाद उसको फिर यह है कि पैसे और देके जाते हैं। वही हाल हमारा हो रहा है कि हम पढ़े लिखे लोग बाग, बेरोजगार लोग बाग एक प्रधानमंत्री की डुगडुगी पे नाच रहे हैं और उसका तमाशा देखे जा रहे हैं। हम अपना जो पूंजी हमने इकट्ठी करी है वो भी लास्ट में उसको जाकर दे रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हो सकता है देश धीरे धीरे करके अभी तो बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से पिछड़ा है, आगे जाकर हो सकता है कल्याण जी इस तरह से अगर चला तो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी सारी खत्म हो जाएंगी, नेशनल पार्टीज भी खत्म हो जाएंगी। तो बगैर विपक्ष के क्या देश चल सकता है क्या? एक विपक्ष को होना बहुत जरूरी है, सरकार के साथ, सरकार के अगेंस्ट में खड़े होना। अगर विपक्ष खड़ा नहीं है, छोटा विपक्ष या बड़ा विपक्ष, तो राजनीति किस बात की? राजनीति में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और ये विपक्ष को कुचल रहे हैं। देखो, संविधान होगा, अगर विपक्ष होगा तो संविधान भी जिंदा रहेगा। ये संविधान रखना ही नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं वन नेशन वन पार्टी। ये चाहते हैं कि वन नेशन वन पार्टी, छोटी छोटी 38 पार्टियां इन्होंने अपने में मिला रखी है और उन 38 पार्टियों को धीरे धीरे करके ये या तो उनको साफ कर देंगे या उनको अपने में मिक्स करके अपनी पार्टी का सदस्य बना लेंगे। इनका मोटिव यही है। जो 38 पार्टियां हैं जिनको लोग बाग जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, वो एक दो नेता हैं या 1-2 पार्टी के मेंबर्स हैं, उनको डरा धमका के और लालच देके या तो अपने पार्टी में मिला लेंगे या उनको समाप्त कर देंगे। मैं देखे 2-3 पार्टियां जो है नेशनल पार्टियां बची है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, आप पार्टी है या फिर क्षेत्रीय पार्टी है कि जैसे शिवसेना है महाराष्ट्र में, या फिर ये कल्याण जी कांग्रेस के भी नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी आपके कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, वो छोड़ छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी नेशनल पार्टी होके उस पार्टी यानी बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। ये क्या ये विपक्ष को खुद ही खत्म करना चाह रही है कांग्रेस क्या? नहीं, देखिए, विपक्ष को खत्म करना नहीं चाह रही है। बाकी जब कोई आदमी काम करता है तो जाने अनजाने में उससे कोई गलती होती है और उन गलतियों का हवाला देके या उन गलतियों का ये दबाव डालकर उन आदमियों का हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग मजबूरी में अपने परिवार बचाने में या अपने आप को सेव करने के चक्कर में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रही है। मैं हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो सिंधिया जी हैं, वो डायरेक्ट ये है कि राहुल गांधी से डायरेक्ट बिना अपॉइंटमेंट के मिलते थे। वो लोग चले गए और आज उनकी दुर्दशा हो रही है कि उनको कोई मंच पे नहीं बैठने देता है और वो ये कहते थे कि हमारी कांग्रेस में कोई पूछ नहीं थी, हमारा कोई वजूद नहीं था, हमको लोग बाग जो है ना पूछते नहीं थे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर यहाँ नहीं पूछ रहे थे तो वहां तो उनको मंच पे भी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, उनके हाथ से माइक छीना जा रहा है, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो ये लोग बाग इस तरह के मिसगाइड कर रहे हैं या उन लोगों का फायदा उठा रहे हैं
जिन लोगों ने जाने अनजाने में कहीं पे कोई गलती करी है या गलत आदमी के साथ में इन्वॉल्व हो गए हैं, ये उनकी फाइलें निकाल रहे हैं। ईडी, सीबीआई और आईबी, ये 3-4 चीजों को लेके पहले ईडी जाती है। जाने के बाद में वो कहती है कि भैया ये तूने गलतियां करी है, इनका पनिशमेंट तेरे को मिलेगा, तो तू या तो इधर आ या जेल में चले जा। फिर वहां से ऑफर आता है कि हम इस केस को रफा दफा कर दें। जैसा कि रिसेंटली अभी इन्होंने अपने जो पवार साहब थे, जिन पे 17,000 करोड़ रुपए का घपला था, उसको व्हाइट वॉश करके अखबार में निकलवा दिया कि साहब वो फ्री हो गए, उन पे कोई एलिगेशन नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग बाग हैं इनके पास में, जिनको इन्होंने एक अपनी वॉशिंग मशीन में धो के सफेद कर दिया है, और वो आज दूध के धुले होते हैं। तो हर आदमी अपनी अपनी खाल चाहता है, अपनी जिंदगी चाहता है। हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं होता, हर कोई राहुल गांधी नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी भी अगर मान लो कोर्ट में खड़ा होकर ये कह देता है कि मुझे माफ कर दिया जाए, मेरे से गलती हो गई, तो उसको बहिष्कार नहीं होता, उसको 3 महीने तक कोर्ट के चक्कर लगाने नहीं पड़ते और उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती। मगर वो नहीं बोला कि मुझे माफ कर दिया जाए या मैंने गलत बोला है। लास्ट में जाके इनको मानना पड़ा, झुकना पड़ा। फिर भी है कि इन्होंने 3 महीने 4 महीने तक उनका मकान छीन लिया और उनको हैरेसमेंट किया। यही हाल यहाँ पर किया जा रहा है, केजरीवाल जी के साथ में किया जा रहा है, यही हाल दूसरे पार्टियों के साथ में किया जा रहा है। तो या तो ये अपने में मिला लेते हैं या उसको हैरेसमेंट करते हैं। तो ये एक नई परिपाटी इन्होंने चला दी है, जो इन लोगों के लिए भी आगे जाके बहुत दुखदायी होगी, क्योंकि इनसे भी बहुत गलतियां हुई है और बहुत गलतियां कर रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि एक देश का प्रधानमंत्री और पुलवामा जो देश के 44 जवान शहीद हो गए, 350 किलो RDX कहां से आ गया उसका पता नहीं कर सके, उसकी फाइल गायब हो जाए। देश का सबसे बड़ा सौदा राफेल, वो जेट खरीदे हैं, राफेल हवाई जो सेना के लिए खरीदे हैं, उसकी रेट नहीं बता सके और उसकी फाइलें सिक्योरिटी से गायब हो जाए, तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, या इस देश की झूठ बोलने की बहुत बड़ी परिकाष्ठा है। और देर सबेर जैसे ही सत्ता पलटेगी तो ये मुद्दे फिर उठेंगे कि ये RDX कहां से आया, या किसने मंगाया, या क्या हुआ, क्योंकि देश की ये ऐसे कांड है जो आदमी भूल नहीं सकता। चाहे किसी की गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे, वो इसकी इंक्वायरी करवाएगा, इसकी तह तक जाएगा कि राफेल कितने का आ रहा था, कितने का लिया, RDX कहां से आया था, कौन लाया था, कहाँ गया। सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहता हूँ कि अपने देश के सर्वोच्च सेना नायक विपिन रावत, उनका हवाई जहाज क्रैश हो गया। जी कल्याण जी, अब मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट एक लेना चाहता हूँ। ये 7 तारीख को जो चुनाव है, 7 मई को, तीसरा फेज, जी, इसके बारे में कुछ आप जनता को अगर आप आह्वान देना चाहें तो मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से आह्वान दे सकते हैं, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता आपको देख रही है। आप बोलिए, वोटर्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दीजिए। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि वोट नहीं देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हमारी किसी से नाराजगी है तो हम उस पार्टी को वोट नहीं दें, वोट देकर हम अपनी नाराजगी जता सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट दे और देश के हित में वोट दे और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वोट दे। तो मैं तो चाहता हूं कि बहुत ज्यादा संख्या में 80-85% वोटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर ये कि 50%, 60% वोटिंग हो रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमको ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वोट देना चाहिए। अगर हमारे कोई गिला शिकवा है या हम किसी से नाराज हैं तो हम वोट देकर अपनी नाराजगी जताएं, वोट देकर उन लोगों को सचेत करें लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जो हमको जुमले दे रहे हैं। आप वोट ज्यादा से ज्यादा डालें, मैं आपके माध्यम से यही लोगों से अपील करना चाहता हूँ। राइट, मेट्रो टुडे लाइव भी 140 करोड़ जनता को यही आह्वान करता है कि आप वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि वोट आपका जन्मसिद्ध अधिकार, वोट से ही देश की उन्नति है, देश की तरक्की है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।